नमस्कार। हरियाणा प्रदेश के सभी लोगों को भाई बहन के पावन त्योहार रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। हालांकि मुझे पता है कि रक्षाबंधन का त्योहार आने में अभी वक्त पड़ा है, तो आप भी सोच रहे होंगे कि अभी से बधाई देने की क्या ज़रूरत है। असल में मैं आपको उस राजनीतिक रक्षाबंधन की बधाई दे रहा हूं जो हरियाणा में आगामी विधानसभा चुनावों के मद्देनज़र इंडियन नेशनल लोकदल यानी इनेलो और बहुजन समाज पार्टी यानी बसपा के बीच हुआ है। अब इसमें रक्षाबंधन कहां से आ गया, तो बात ऐसे है कि बसपा ने अब से पहले इनेलो के साथ 2 बार पहले भी गठबंधन किया है। पहली बार यह गठबंधन 1998 के लोकसभा चुनाव में हुआ था, उसके बाद यह गठबंधन 2018 में हुआ। लेकिन जब 2018 में यह गठबंधन हुआ तब मायावती ने अभय चौटाला को बाकायदा राखी बांधते हुए उन्हें अपने मुंह बोले भाई का दर्जा दिया था। इसलिए क्योंकि यह गठबंधन 2 भाई बहनों की राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं का भी गठबंधन है, इसलिए इसे राजनीतिक रक्षाबंधन कहा जा रहा है। भले इनेलो और बसपा दोनों ही सत्ता में वापसी की मंशा से ये चुनावी गठबंधन कर रहे हो, लेकिन एक तर्क इसके पीछे ये दिया जा रहा है कि राज्य में 25% वोट जाट समुदाय का है, तो 20% वोट जो है वो एससी वोटर्स का बताया जा रहा है। इसलिए दोनों पार्टियां जाट वोट और एससी वोटों के बिखराव को रोकने के लिए इकट्ठी हुई बताई गई है। लेकिन कड़वी सच्चाई ये है कि इस वक्त तो ये दोनों ही पार्टियां अपने राजनीतिक अस्तित्व को बचाने की लड़ाई लड़ रही हैं, क्योंकि इस बार के लोकसभा चुनाव बताते हैं कि हरियाणा के जाटों का इनेलो से और हरियाणा के दलित समुदाय का बसपा से पूरी तरह से मोहभंग हो रखा है। अच्छा, जैसे इस गठबंधन का ऐलान हुआ तो बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने ही इस गठबंधन को गंभीरता से ना लिए जाने की बात कही। हरियाणा विधानसभा के डिप्टी स्पीकर और बीजेपी नेता रणवीर गंगवा का कहना है कि दोनों ही पार्टियों से जनता का विश्वास उठ चुका है और दोनों ही पार्टियों का कोई जनाधार नहीं है। इसी मुद्दे पर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने यह कहा है कि ये एक वोट काटू गठबंधन है और जनता ने वोट काटने वालों पर विश्वास करना छोड़ दिया है। इसी तरह राज्यसभा सांसद और बीजेपी नेता सुभाष बराला ने इस गठबंधन को एक बेमेल विवाह जैसा बताया है। तो क्या जैसा बीजेपी और कांग्रेस कह रहे हैं, वास्तव में यह गठबंधन उतना ही महत्वहीन है कि इसको गंभीरता से नहीं लिया जा सकता? ये जानने के लिए हमें कई बातों पर गौर करना होगा। इसमें सबसे पहला और आसान पैमाना ये है कि हमें इन दोनों पार्टियों के वर्तमान राजनीतिक वजन को तोलना होगा, जिसके लिए हमें इन दोनों ही पार्टियों द्वारा लोकसभा चुनाव 2024 के दौरान किए गए प्रदर्शन को समझना होगा। लोकसभा चुनाव 2024 को हरियाणा में दोनों ही पार्टियों ने अकेले अकेले अपने दम पर लड़ा था। बसपा ने जहां हरियाणा की 9 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ा था, वहीं इनेलो ने 7 सीटों पर यह चुनाव लड़ा था और दोनों ही पार्टियों के सभी उम्मीदवारों ने इस चुनाव में बहुत बुरी तरह से खता खाते हुए यानी हारते हुए अपनी जमानत तक जब्त करा दी थी। इन चुनावों में जहां इनेलो केवल 1.74% वोट ही ले पाई, वहीं बसपा को महज 1.28% वोट ही मिले। यानी लोकसभा चुनाव में दोनों ही पार्टियों को महज 3% वोट ही मिल पाया और ये आंकड़ा महज 3 महीने पुराना है, यानी ज़्यादा पुराना नहीं है। यानी दोनों ही पार्टियों का ताज़ा लोकसभा चुनाव में बहुत ही निराशाजनक प्रदर्शन जो है वो रहा है। राजनीतिक हाशिए पर लगातार सिमटती जा रही बीएसपी के नाम इस बार एक शर्मनाक रिकॉर्ड भी दर्ज हुआ है कि इस बार के लोकसभा चुनाव में उसने देश भर में 488 उम्मीदवार उतारे थे, जिनमें से 476 की जमानत जो है वो जब्त हो गई। यानी चुनाव जीतना तो दूर की बात है, बीएसपी के महज 1.5% उम्मीदवार ही अपनी जमानत को बचा पाने में कामयाब हो पाए।
उधर इनेलो को भी इस बार के लोकसभा चुनाव का परिणाम बसपा की ही तरह जमानत जब्ती के रूप में मिला है और अभय चौटाला समेत उनके सभी उम्मीदवारों की इस बार के लोकसभा चुनाव में जमानत जब्त हुई है। लोकसभा चुनाव में इन दोनों पार्टियों के इतने लचर और बेहद निराशाजनक प्रदर्शन का आकलन करने के बाद हम इनके पुराने गठबंधन की स्थिति पर भी जब नजर डालते हैं तो हम पाते हैं कि इनेलो और बसपा इस गठबंधन के जरिए तीसरी बार एक साथ आए हैं। पहली बार यह गठबंधन 1998 के लोकसभा चुनाव में देखने को मिला था, जब इनेलो ने 7 और बसपा ने 3 सीटों पर चुनाव लड़ा था। उस साल बसपा ने केवल एक अंबाला लोकसभा सीट पर ही विजय पाई थी, जबकि इनेलो ने 4 सीटों पर अपनी जीत का झंडा गाड़ा था। 1998 के बाद दोनों पार्टियों ने 2018 में गठबंधन किया था ताकि दोनों एक साथ मिलकर 2019 का लोकसभा चुनाव लड़ सके, लेकिन तभी दुष्यंत चौटाला और अभय चौटाला में इनेलो के उत्तराधिकार की कुर्सी हथियाने को लेकर जंग छिड़ गई। हालांकि अभय इनेलो की कुर्सी को कब्जाने में सफल रहे, लेकिन तभी दुष्यंत चौटाला जननायक जनता पार्टी अर्थात जेजेपी का गठन करके इनेलो के बहुत से नेताओं और हजारों समर्थकों को लेकर अलग हो गए। उस वक्त चौटाला परिवार में हुए इस बिखराव के चलते इस गठबंधन को मायावती ने 2019 के लोकसभा चुनावों से पहले ही तोड़ दिया और 2024 में हरियाणा विधानसभा चुनावों से ठीक पहले ये गठबंधन तीसरी बार अस्तित्व में आया है। यानी दोनों ही पार्टियों के आपसी गठबंधन में भी कुछ ऐसा नहीं है जिसे याद करके भविष्य की किसी कामयाब रणनीति का खाका खींचा जा सके। यानी गठबंधन के लिहाज से भी हम इन पार्टियों में आपसी तालमेल और विश्वास का एक बड़ा अभाव पाते हैं और इसी आधार पर अब भी इस बात की प्रबल आशंका है कि आपसी तालमेल के अभाव में ये गठबंधन कहीं फिर से न गड़बड़ा जाए, क्योंकि मायावती और अभय चौटाला दोनों ही ऐसे नेता हैं जो मुखर, दबंग और डोमिनेटिंग नेचर के भी नेता बताए जाते हैं। इनेलो की बात करें तो भारत के भूतपूर्व उप प्रधानमंत्री और 2 बार हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे चौधरी देवीलाल ने 1971 में कांग्रेस पार्टी को छोड़ दिया था और 1982 में लोकदल की स्थापना की थी। 1990 में लोकदल में भी विवादों के चलते जब फूट पड़ गई तो देवीलाल ने 1996 में इंडियन नेशनल लोकदल की स्थापना की। 1999 में जब बंसीलाल और भाजपा का गठबंधन टूटा तब इंडियन नेशनल लोकदल को हरियाणा की सत्ता पर काबिज होने का मौका मिला था। तब ओम प्रकाश चौटाला साल 2005 तक हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे थे। ये वो समय था जब इनेलो की सत्ता और अपने वोटरों पर पकड़ अपनी पराकाष्ठा पर थी। उस समय इनेलो का दायरा देहाती इलाकों में अपने चरम पर था। सत्ता जाने के बावजूद साल 2009 में इनेलो ने हरियाणा विधानसभा चुनाव में 31 और 2014 में 19 सीटें जीती थी। 2014 के विधानसभा चुनाव में तो उसका वोट शेयर भी करीब 24% था, लेकिन ओम प्रकाश चौटाला के जेल जाने के बाद और 2019 में जेजेपी के अस्तित्व में आने के बाद इनेलो का दायरा और रुतबा हरियाणा की राजनीति में लगातार घटता चला गया। देवीलाल के बाद ओम प्रकाश चौटाला ने तो फिर भी अपनी पार्टी और अपने परिवार की धमक हरियाणा की राजनीति में बरकरार रखी, लेकिन उसके बाद अजय चौटाला और अभय चौटाला उस तरह के सर्वमान्य नेता न बन पाए जिसकी उम्मीद की जा रही थी। ये लोग इनेलो पार्टी को एकजुट करने की तो छोड़िए, अपने परिवार तक में भी एकता बनाए रखने में कामयाब न हो सके। एक समय हरियाणा में एक छत्र राज करने वाली इनेलो पतन के जिस रसातल से इस वक्त गुजर रही है उसका कारण भी खुद इनेलो ही है। असल में ओम प्रकाश चौटाला और अजय चौटाला के जेल में जाने के बाद पार्टी की लोकप्रियता का ग्राफ बड़ी तेजी से नीचे आया। दूसरा, पिता और भाई के जेल जाने के बाद दबंग और तीखे स्वभाव के अभय चौटाला पुराने वर्कर्स का भरोसा पार्टी में जोड़े रखने में उस तरह से कामयाब ना हो सके जिस तरह का भरोसा ओम प्रकाश चौटाला रखते थे। हालांकि इसका एक कारण ये भी है कि जैसे बुरे वक्त में अच्छे दोस्त अक्सर विदा हो जाते हैं, वैसे ही इनेलो के अच्छे वक्त के साथ ही उसके बुरे वक्त में एक एक करके विदा हो गए।
इसके अलावा अभय चौटाला और दुष्यंत चौटाला के बीच उभरी अहम और राजनीतिक वर्चस्व की लड़ाई ने इनेलो के गर्त में जाने की बाकी की कहानी को लिख दिया और आज हालात इतने बुरे हैं कि बूथों पर इनेलो का बस्ता उठाने वाला भी दिखाई नहीं देता है। इसी तरह से जब हम बसपा के इतिहास को देखते हैं तो हम ये पाते हैं कि बहुजन समाज पार्टी के द्वारा हरियाणा की राजनीति में अपने पांव पसारने की कोशिश लगभग 4 दशक से चल रही है, लेकिन वो यहाँ कभी भी बहुत कामयाब नहीं हो पाई। लोकसभा चुनावों की बात करें तो हरियाणा के राजनीतिक इतिहास में 1998 में बसपा का केवल एक सांसद अंबाला लोकसभा सीट से ही रहा है। ये वो दौर था जब बसपा ने इनेलो के साथ मिलकर पहली बार गठबंधन करते हुए चुनाव लड़ा था। इसके साथ ही जब हम बसपा के विधानसभा चुनाव के आंकड़ों पर भी नज़र डालते हैं तो हम पाते हैं कि बसपा ने साल 2005 में 84 सीटों पर चुनाव लड़ा और महज एक सीट पर ही उसकी जीत हुई और उसका वोट प्रतिशत रहा 3.22। आगे 2009 के चुनाव में उसने 86 सीटों पर चुनाव लड़ते हुए फिर से एक ही सीट जीती और उसके पिछले चुनाव के मुकाबले उसका वोट प्रतिशत जो है वो थोड़ा बढ़कर यानी 3.22% से बढ़कर 6.73% हो गया। उसके 5 साल के बाद 2014 के चुनाव में बीएसपी ने 87 चुनावों पर लड़कर दोबारा केवल एक सीट जीती और इस बार उसका वोट प्रतिशत जो है वो घटकर 4.47% रह गया। और आखिरी बार 2019 में बसपा द्वारा लड़े गए हरियाणा विधानसभा चुनाव में 87 सीटों पर बसपा ने अपने कैंडिडेट खड़े किए थे, लेकिन वो एक भी सीट नहीं जीत पाई और उसका वोट प्रतिशत भी 2014 के मुकाबले घटकर केवल 4.14% ही रह गया। आलोचकों का कहना है कि दोनों ही पार्टियों का राजनीतिक कद इस वक्त बहुत छोटा पड़ता हुआ मालूम दिखाई देता है। दोनों ही पार्टियों से किसी भी प्रकार के चमत्कार या किसी पुनरुद्धार की संभावना आज के हालातों में तो कम से कम मालूम नहीं पड़ रही है। आलोचकों का यह भी मानना है कि इस वक्त दोनों ही पार्टियां लगभग मरणासन है और दोनों पार्टियों का किसी और से नहीं बल्कि अपने आप से मुकाबला है, अपनी पिछली परफॉर्मेंस से मुकाबला है या फिर इनका मुकाबला नोटा से है। तो क्या जैसा बीजेपी, कांग्रेस और इसके आलोचक बता रहे हैं उसके हिसाब से क्या इस गठबंधन को बिल्कुल अप्रभावी या निष्क्रिय मानकर इसे गंभीरता से नहीं लिया जाना चाहिए? जी नहीं। राजनीति में अपने किसी भी प्रतिद्वंदी को हल्का लेने की गलती कभी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि कोई भी चुनाव हो, हर चुनाव की रणभूमि, हर चुनाव के मुद्दे और हर चुनाव के समीकरण जो हैं वो अलग अलग होते हैं। जो भी हो, इनेलो और बसपा दोनों ही पार्टियां हरियाणा की राजनीति में दो बड़े ब्रांड, दो बड़े नाम तो रहे हैं। दोनों के गठबंधन में एक बढ़िया बात यह भी रही है कि इन्होंने गठबंधन की कमान अभय चौटाला के हाथ में दी है, जो कि एक मजबूत विपक्षी नेता के तौर पर लगातार ग्राउंड में एक्टिव दिखाई दिए हैं। भले इसे एक पब्लिसिटी स्टंट मान लिया जाए, लेकिन फिर भी उन्होंने 3 कृषि कानूनों के विरोध में अपने विधायक पद से इस्तीफा दिया। हरियाणा में कई 100 किलोमीटर की पैदल यात्रा करते हुए उन्होंने इनेलो में जान फूंकने के लिए एडी चोटी का जोर भी लगाया है। SYL का मुद्दा हो या कोई घोटाला, अभय चौटाला किसी भी मुद्दे पर सरकार को घेरने से पीछे नहीं हटे हैं। कुछ मुद्दों पर तो वो अकेले ही बीजेपी और कांग्रेस दोनों पर हमलावर होते हुए देखे गए हैं। इनेलो के बिखराव के लिए जिम्मेवार जेजेपी को मानने वाले अभय चौटाला अपने दोनों भतीजों दुष्यंत व दिग्विजय को भी अच्छी खासी भाषा में झाड़ने से परहेज नहीं करते हैं, यानी अपनी मुंह बोली बहन और अब गठजोड़ में उनकी सहायक पार्टी बसपा की सुप्रीमो मायावती के मुकाबले में वो एक तेज तर्रार विपक्षी नेता हैं, जिसका फायदा इस गठजोड़ को भले कम या ज़्यादा कुछ भी मिले, लेकिन मिलेगा जरूर। दूसरा, बसपा की ओर से इस गठजोड़ की निगरानी बसपा के नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद कर रहे हैं, जो कि मायावती के भतीजे हैं। उन्होंने विदेश से पढ़ाई की है। बसपा के वोट बैंक में उनकी एक अच्छी खासी फैन फॉलोइंग है और आज की राजनीति के हिसाब से वे मीडिया और सोशल मीडिया का भली भांति प्रयोग करना जानते हैं। उनके भाषणों में भी दलित समुदाय ऐसी तेजधार देखता है जो उन्हें आकाश का मुरीद बनाती है। तीसरी बात यह है कि पार्टी और नेता एक दूसरे के पूरक होते हैं। कई बार पार्टी की वजह से नेताओं का करियर उठता है
तो कई बार नेताओं की वजह से पार्टी का भी करियर उठता है। इसलिए बेशक इस वक्त इनेलो और बसपा में जुझारू नेता ना हो, लेकिन जैसे जैसे चुनाव का समय पास आएगा, जैसे जैसे चुनाव लड़ने के इच्छुक लोगों में से कुछ को बड़ी पार्टियों को टिकट नहीं मिलेगा या कुछ को टिकट नहीं दिया जाएगा, वैसे वैसे वो लोग अपने लिए एक बढ़िया राजनीतिक विकल्प की तलाश करते हुए जब नजर आएंगे तो उनकी नज़र अपना अपना एक स्वर्णिम अतीत लिए स्वर्णों और दलितों के वोट बैंक वाले इस गठबंधन यानी इनेलो बसपा गठबंधन पर अपनी एक नई शरणस्थली के रूप में पड़ेगी और वे इसे ज्वाइन कर सकते हैं। योग्य और जुझारू छवि वाले नेता यदि निकट भविष्य में इस गठबंधन के झंडे तले आते हैं तो केवल बीजेपी बनाम कांग्रेस की लड़ाई जो ये दिखाई दे रही है, ये कई विधानसभा चुनाव में इस थर्ड फ्रंट के आने से चुनावी समीकरणों को बदल सकती है। यहाँ इंडिया गठबंधन में शामिल होने को लेकर इनेलो और बीएसपी की एक दिलचस्प विडंबना ये भी है कि कांग्रेस के बार बार न्योता देने के बावजूद मायावती ने इंडिया गठबंधन में शामिल होना ठीक नहीं समझा, जबकि इनेलो के अभय चौटाला जो इंडिया गठबंधन में लगभग शामिल हो गए थे, उन्हें उनके प्रतिद्वंदी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के चलते इस गठबंधन में शामिल नहीं किया गया, यानी उन्हें आखिरी समय में मना कर दिया गया था। इस कारण अब राजनीतिक विश्लेषकों का यह भी मानना है कि इस गठबंधन के जरिए अभय चौटाला यदि थोड़ा भी बेहतर प्रदर्शन कर जाते हैं तो उसका नुकसान सीधा सीधा कांग्रेस पार्टी को ही होगा, जिसके जरिए अभय चौटाला भूपेंद्र सिंह हुड्डा से उन्हें इंडिया गठबंधन में शामिल न कर पाने का थोड़ा बहुत हिसाब किताब के बराबर कर ही सकते हैं। यानी ये गठबंधन बीजेपी के लिए फायदे का सौदा हो सकता है, क्योंकि आगामी विधानसभा चुनाव से पहले यदि जाट समुदाय और दलित समुदाय के कांग्रेस के प्रति समर्पण में किसी टर्निंग पॉइंट के चलते कोई भी बदलाव आता है तो लाजमी तौर पर फिर वोटों का जो भी नुकसान होगा वो नुकसान कांग्रेस के खाते में ही दर्ज किया जाएगा। हालांकि इसकी संभावना फिलहाल तो कम नज़र आती है। यहाँ एक आखिरी बात यह भी है कि इस वक्त दोनों ही पार्टियों के पास खोने को कुछ भी नहीं बचा है। दोनों ही पार्टियां अपना जितना बड़ा नुकसान कर सकती थी वो कर चुकी हैं। यानी जैसे प्रतिष्ठा, सफलता और प्राप्ति का एक सैचुरेशन पॉइंट आता है, वैसे ही बदनामी और असफलता का भी एक सैचुरेशन पॉइंट होता है। जैसा कि गालिब ने कहा भी है कि मुश्किलें इतनी पड़ी हम पर के आसा हो गई, लगभग ऐसी ही स्थिति हम लोग इस वक्त भाजपा के ढलान के रूप में और दोबारा कांग्रेस के उठान के रूप में देख भी रहे हैं। तो उम्मीद की जा सकती है कि इस बार दोनों ही पार्टियों का ये गठबंधन कोई ना कोई अलग गुल जरूर खिला सकता है। तो आज फिलहाल के लिए इतना ही, जल्द मिलेंगे किसी और बड़े मुद्दे के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।